प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी पेपर 1 जनरल हायर एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस के अंतर्गत प्रैक्टिस फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2023 से लिया गया है। सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि एक दूसरे में इंटरेक्शन बना रहे, हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 हमारा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। 1 परियोजना कार्य, 2 चॉक एंड टॉक, 3 दृश्य शब्द माध्यम के साथ व्याख्यान देना, 4 कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, 5 अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ABCD में, जिसे आपको चयन करना है। उच्च शिक्षण संस्थान में यहाँ पूछा जा रहा है आपको अध्यापक विधि यानी टीचर स्किल से संबंधित, टीचर सेंटर्ड, टीचर या टीचिंग मेथड, यह है आपका। इसमें परियोजना कार्य जो है 1 नंबर पर, यह शिक्षक और छात्र की सहभागिता के द्वारा संपन्न कराई जाती है। चॉक एंड टॉक, चॉक जो है वह आपको टीचर सेंटर्ड है, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। कहाँ कहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये नहीं होगा, 1 यहाँ है, नहीं होगा। अब देखना है 3, 4, 5 में। तो 3 में है आपका दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना। व्याख्यान कौन देता है, तो यहाँ आपका टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। हमें खोजना है चाइल्ड सेंटर्ड, न कि टीचर सेंटर्ड। टीचर मेथड की विधियों की पहचान करना है जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। तो यहाँ व्याख्यान देना, व्याख्यान कौन देता है, टीचर, तो ये कथन भी आपका नहीं होगा। 3 नहीं होगा तो आपका D खत्म हो रहा है। इस प्रकार सही विकल्प B की ओर है। 4 और 5। 4 कह रहा है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण। किसका हेल्प ले रहा है, तो कंप्यूटर की सहायता ले रहा है। कौन ले रहा है, तो आपका स्टूडेंट ले रहा है। तो ये हमारा 4 कथन सही है। अनुरूपण और भूमिका निर्वाह, यह कथन आपका सही है। भूमिका निर्वाह यानी आपको है यह रोल मॉडलिंग या रोल प्लेइंग। और अनुरूपण मानो एक जैसा ही उसका अनुरूपण करना यानी सिमुलेशन, इसको अंग्रेजी में सिमुलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा रहा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा B की ओर है। अब जाने कि चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड में हमारा तो 4 हो गया और यह 5 हो गया। और कौन कौन है, तो हमारा फ्री लर्निंग, फ्री लर्निंग यानी इसको हम बोल सकते हैं मुक्त अधिगम। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण है, अनुरूपण एवं भूमिका निर्वाह है। कर्मानिदेशित निर्देश, कर्मानिदेशित निर्देश और अभिहस्तांकित कार्य, अभिहस्तांकित कार्य, यह आपका ये 3 और 2, 5 जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो सही ऑप्शन का मिलान कर ले हम लोग का। सही आंसर क्या है, सही आंसर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। B, ऑप्शन B की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। 2 हमारा है, किस शिक्षा आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था।
ए सार्जेंट आयोग, बी राधा कृष्णन आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी कोठारी आयोग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठतम के लिए आपको और कोई नहीं तो कोठारी आयोग आया था। कौन आया था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग आपका आया 1964-66 में। इसे याद करने के लिए कि कब आया, कोठारी जब बोलते हैं तो ठ, और 64-66 में भी हमारा ठ शब्द अंत में आता है। ये कोठारी आयोग, जिसको डीएस कोठारी के नाम से भी जाना जाता है, डीएस कोठारी। और जाने कि डीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो दौलत सिंह कोठारी। तो हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा। इंग्लिश इसकी है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल विल अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ ए यूएनडीपी, बी यूनेस्को, सी आईएलओ और डी है आपका आईटीयू। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। आईएलओ आपका सही आएगा। आईएलओ 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसके सिफारिश का वर्गीकरण के साथ संरेखित करने की बातें कही गई थी। आईएलओ। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। सही ऑप्शन सी, आईएलओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वाचन के प्रति सुग्राह्य है। कथन 2 है, नैक NAAC रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। कहा जा रहा है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यह आपको नहीं है, समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है, लेकिन वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वचन के प्रति सुग्राह्य है। यह मान्यता रखता है, उसके प्रति वह सहृदयी है, उसका समर्थन करता है, वो सुग्राह्य है। यह हमारा कथन 1 सही है। कथन 1 सही है। 2 कह रहा है, नाक NAAC नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो इसमें जो है नैक NAAC रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। तो अपना हर देशों को यानी अन्य सभी देशों को, सभी के लिए यह नहीं है। जहाँ जिसकी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उसे इसको अपनाया है। हर देशों के लिए यह नैक जो सिस्टम है वह उपयुक्त नहीं किया गया है। तो यह 2 कथन जो हमारा है वह सही नहीं है। कथन 2 गलत है, यानी कथन 1 सही है और दूसरा गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर है। ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालयों में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। ए विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार, बी सीनेट के चुनाव के लिए
चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ। सी, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने और आसान शर्तें। डी, विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा। ई, विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि। इंग्लिश इसकी है, इन द लाइट ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस टू द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज अंडर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। A, an enlargement of the functions of the universities. B, the introduction of the new principle of election to the Senate. C, easier condition for affiliation of college to a universities. D, definition of territorial units of the universities. E, increase in the size of the universities senate. तो इसमें सही विकल्प का हमको चुनना है ABCD से कि कोई दो कथन सही क्या होगा। लेकिन सवाल में आपको पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, नहीं पर हमें यहाँ फोकस करना है कि सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है और सही है उसको नहीं। विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार, तो 1904 के अधीन में जो भारतीय विश्वविद्यालय थे वो बातें रखी गई थी कि विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार होना चाहिए, यानी ए हमारा सही है, ए हमारा सही है। जब ए हमारा सही है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब रह गया हमें बी सी डी ई से ही अभी खोजना बाकी है। बी कह रहा है सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ। यह भी कथन आपका सही है, कथन सही है। तो हमें खोजना है नहीं के लिए, तो हमारा सी भी यहाँ आपका खत्म हो रहा है। सीधा सा आपका ऑप्शन मिल रहा है डी की ओर, सीधा सा ऑप्शन डी की ओर, सी और ई, सी और ई। सी को देख लिया जाए क्या कह रहा है, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने हेतु और आसान शर्तें। माने यह कथन आपका सही नहीं है, आसान शर्तें यहाँ कहा जा रहा है, आसान शर्तें कि उसको विश्वविद्यालय से महाविद्यालय को संबद्ध करने के लिए, एफिलिएशन करने के लिए उसको सही सिद्धांत को आसान रूप में लाना, इजियर करना, यह कंडीशन जो है सही नहीं है। यह कथन आपका गलत है, यह कथन गलत है। डी कह रहा था विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा, तो यह कथन हमारा सही है, डी हमारा सही है। ई है विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि। सीनेट के आकार में वृद्धि करने से परिवर्तन विश्वविद्यालय में संभव नहीं है, तो ई भी हमारा कथन जो है यह गलत है। सी और ई कथन गलत है, इस प्रकार ऑप्शन डी की ओर है। चले सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। 6 हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभव से परे है। कथन 2 है, अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। स्टेटमेंट 1, पराविद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। स्टेटमेंट 2 है, अपराविद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा गलत है। ABCD ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या हमारा सही होगा। यहाँ पूछा जा रहा है पराविद्या, पूछा जा रहा है पराविद्या और अपराविद्या। तो उपनिषद के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत विद्या को भी 2 भागों में व्यापक रूप से बांटा गया है। उपनिषद परंपरा के अंतर्गत, उपनिषद परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पराविद्या, पहला है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या, अपराविद्या।
अब इसको कह रहा है कि उपनिषद ज्ञान में जो हमारा परा विद्या है और अपरा विद्या है उससे संदर्भित है कि परा विद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभव से परे है, मनुष्य के अनुभव से परे है, जो वह जानता है उससे वह बहुत दूर पर है, परे है, उससे उसके अनुभव से दूरी पर, वह उसके अथी के नहीं, वह हमारा हो गया परा विद्या। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है, यह आपका कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है अपरा विद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। अपरा विद्या, तो यह उसके अनुभव पर आधारित है। यह कथन हमारा पूर्णतः सत्य है, यानी एक सही है और दो भी सही है। जो ऑप्शन आपको ए की ओर जा रहा है, ऑप्शन ए की जो ओर जा रहा है। अब समझें कि परा विद्या, एक छोटा सा ट्रिक से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि परा विद्या के अंतर्गत क्या आता है और अपरा विद्या के अंतर्गत क्या आता है। परा विद्या वह विद्या है जो पराया है, जो पराया है, यानी हमारा नहीं है। वह विद्या, वह ज्ञान जो हमारे पास नहीं है, पराया है। परा विद्या मतलब पराया है, जो मेरे पास नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। अपरा विद्या, इसका पहला अक्षर अ है, पहला अक्षर अ है। अ माने यह हमारा अपना है, अपना, सेल्फ, ये मेरा ओन है, इसका हम ओनर है। अपरा विद्या मतलब अपना। तो यही आपका कथन के अंतर्गत है कि अपरा विद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। जो हमारा अपना है वही तो अनुभव है ना, जो हमने सीखा, जो हमने समझा। तो यह अपरा विद्या के अंतर्गत है, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस। वही जो परा विद्या है, परा विद्या मतलब पराया के लिए है, वह हमारी चीज नहीं है। परा विद्या दूसरे किसी के लिए, तो हमारा परा विद्या और अपरा विद्या जो ज्ञान के अंतर्गत है, उपनिषद के ज्ञान से संदर्भित है। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने समझा। आशा है इस पर आप ज़्यादा ध्यान करते हुए इसे कभी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इससे छूट नहीं पाए। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। परा विद्या, अपरा विद्या। परा माने पराया विद्या, दूसरे किसी का है जिस पर मेरा हक नहीं है। अपरा विद्या जो अपना है, इस पर हमारा पूर्णतः हक है। इस प्रकार हमारा कथन ए की ओर जा रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन ए। ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा लंबा न बनने सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।